हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 3। अपवर्तन में हमने आपको अपवर्तन की परिभाषा बताई थी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। हमने आपको अपवर्तन के 2 नियम बताए थे कि आपाती आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर हमने आपको सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम वह माध्यम कहलाता जहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा हो वह विरल माध्यम, और जहाँ पर प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम हो वो सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम जहाँ पर प्रकाश की चाल कम हो, विरल माध्यम जहाँ पर प्रकाश की चाल, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, विरल माध्यम कहलाएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसकी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। फिर हमने आपको बताया था कि अपवर्तनांक निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे हमने। एक माध्यम के सापेक्ष 1 and 2, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बताया था। इसके अलावा हमने आपको बताया था यदि प्रकाश की चाल, यदि किन्हीं 2 माध्यमों में, 2 पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल दी हो तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी इस पे आधारित करवाए थे। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 अपवर्तन का एक बार जरूर रिवीजन करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक बार आप रिवीजन जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पार्ट 2 में लास्ट में हमने आपको जाते जाते ये पढ़ाया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमने आपको लास्ट में जाते जाते पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, अपवर्तन केवल इन्हीं 2 फॉर्मूलों से तो अपवर्तन को टफ बना दिया गया। हम जो बोल रहे हैं ना, हमने आपको पार्ट 2 में जाते जाते ये कहा था कि आप इनको रट लीजिए कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट गई। देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। अपवर्तन के नियम हमने आपको बताया था। अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है।
हमने आपको बताया था कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। वायलेट बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, विबग्योर पढ़ाया था हमने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इंद्रधनुष के आपने 7 रंग पढ़े थे। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसका इंद्रधनुष में आपने देखा होगा सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, ऐसा लास्ट तक आपने रेड। तो जो वायलेट होता है, बैगनी कलर होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, और जो सबसे ऊपर होता है रेड, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। एक एक नंबर में के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। हमने आपको फिर अगला पार्ट 3 स्टार्ट करने के पहले हमने आपको कई चीज़ें बताई थी कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। बताया था ना कि क्योंकि तारे के पास की जो वायु है विरल है, और तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आंख में पहुंच रहा है किसी क्षण, लेकिन पृथ्वी पे जो वायुमंडल है वो कभी भी परिवर्तित होता है। कभी तेज हवा चल जाती है, कभी हवा बिल्कुल विरल होती है। जब हवा विरल थी तो तारे से आने वाला प्रकाश हमारी आंख में पहुंच रहा था, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आकस्मिक परिवर्तन हुआ तो तारे से आने वाला प्रकाश वहाँ पर विरल माध्यम, तारे का प्रकाश विरल माध्यम से आ रहा था, और पृथ्वी पे हवा जो वायु की मात्रा है वो बढ़ गई, जिससे ये जो पृथ्वी का वातावरण सघन हो गया। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण चल के आ रही थी, और सघन माध्यम में जैसे आई तो वो अपने अभिलंब से दूर हट गई। अभिलंब से दूर हटी क्योंकि नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्रकाश की किरण जो आ रही थी और अपने मार्ग से विचलित हो गई, सघन माध्यम होने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो गई, और प्रकाश की किरण हमारी आँख पर नहीं पहुँचती है, हमारी आँख की रेटिना पर नहीं पहुँचती है, और हमें प्रकाश की किरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। आप लोगों को हम व्हाट्सएप जो हमने ग्रुप बनाया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, उस पर हम आपको नोट्स बना के भेजेंगे, और वो नोट्स आप अपनी कॉपी पर उतारिए। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ये हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भेज रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। 10th का लड़कियों का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना है, लड़कों का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना है। आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे जुड़िए, हम आपको इनकी नोट्स बताते जाएंगे। देखिए, अब इतना लिखना पड़ता है, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। देखिए, आप 2 लाइन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन है कारण बताइए, कारण बताइए कि द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। लो, कारण बताइए। यदि पानी में हम छड़ डुबो दें, आधी डुबो दें, आधी बाहर रहे, अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। ये क्वेश्चन याद करने का नहीं है, आप इसे कभी याद नहीं कर पाएंगे। देखिए, भाषा देखिए क्या लिखी है ये। आप अगर इसे याद करेंगे तो जीवन में कभी याद नहीं कर पाएंगे। इसको समझने का है। अभी आपने कहा जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। बस, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक छड़ है, देखिए ये ए बी सी, ये पानी में अंशतः डूबी है। एक छड़ ABC है जो पानी में अंशतः डूबी है। बताइए, ये मुड़ी हुई क्यों प्रतीत हो। आपने देखा होगा, आपने अपने घर पे अनुभव किया होगा, आप अपने पानी के टैंक में आप छड़ डुबो दीजिए तो आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़, पानी में ये छड़ है,
ए बी सी का छड़ ए बी सी का BC भाग पानी में डूबा है। ये मुड़ी हुई प्रतीत क्यों हो रही है? देखिए, हम यहाँ पर कोई प्रेक्षक है जो छड़ को देख रहा है, प्रेक्षक की आंख है ये प्रेक्षक इस छड़ को देख रहा। क्या होगा? छड़ के सिरे C से चलने वाली किरण CM। देखिए, बताइए, छड़ का सिरा C कहाँ है? जल में है कि नहीं? जल सघन माध्यम है। और आँख कहाँ है? वायु में है। वायु कैसा माध्यम है? वायु विरल माध्यम है। छड़ के सिरे C से चलने वाली प्रकाश की किरण CM। देखिए, जल छड़ के सिरे C से, जो कि जल के अंदर है अर्थात सघन माध्यम में है, से चलने वाली प्रकाश की किरण जब जल वायु सीमा, जो जल है और जो वायु है जिसकी सीमा है, के बिंदु M पर आपतित होती। देखिए, ये किरण आपतित हुई। बताइए, तो नियम क्या है कि जल से वायु में जा रही ना, तो आपको पता है सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमने आपको बताया, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक छड़ जो द्रव में अंशतः डूबी हुई है वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? माना एक छड़ ABC है जिसका BC भाग जल में डूबा हुआ है। छड़ के सिरे C से चलने वाली, छड़ के सिरे C से चलने वाली एक किरण CM जब जल में, देखिए छड़ का सिरा कहाँ है? जल में है। जल से प्रकाश की किरण चल रही है और जल वायु सीमा पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है, तो अभिलंब से दूर हटती हुई प्रेक्षक की आंख में पहुंचती है। अब बताइए, आपने ये कहाँ से लिखा अभिलंब से दूर हटती हुई? आपको नियम याद है ना कि यहाँ देखिए, प्रकाश की किरण कहाँ से चल रही है? जल में स्थित बिंदु C से चल रही है। और कहाँ जा रही है? वायु में जा रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हमें पता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आप लिखेंगे, छड़ के बिंदु C से चलने वाली प्रकाश की किरण CM जल, ये जल वायु सीमा है, ये जल वायु जी इसकी सीमा, जल वायु सीमा पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती हुई प्रेक्षक की आंख में पहुंचती है। M एक्स से दिशा में मुड़ जाएगी। देखिए, ये आ रही थी और ये अभिलंब से दूर हट गई और M एक्स से दिशा में मुड़ जाती है। MX ये लिखा। अब छड़ के बिंदु C से चलने वाली दूसरी किरण CN। अब देखिए, दूसरी किरण भी तो अब जल से वायु में जा रही, जल से वायु में जा रही। दूसरी किरण CN जल वायु सीमा के पृष्ठ पर आपतित होती है और अभिलंब से ये अभिलंब, देखिए इस किरण का अभिलंब ये है, इस किरण का अभिलंब ये था। अभिलंब से दूर हटती हुई NY दिशा में मुड़ जाती है और प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है। प्रेक्षक, यहाँ देखिए, इन अपवर्तित किरणों को अपने पीछे बढ़ाया। एक अपवर्तित किरण ये है, एक अपवर्तित किरण ये है। देखिए, इन अपवर्तित किरणों को हमने पीछे की ओर दिखाया, मुड़ा, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये प्रेक्षक की आंख में ये किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं? C से नहीं, C' से आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रेक्षक की आंख में ये C बिंदु C' पे प्रतीत होता है और छड़ का BC भाग BC' स्थिति में, प्रेक्षक को छड़ का BC भाग BC' की अवस्था में दिखाई देता है और छड़ को और प्रेक्षक को छड़ बिंदु B पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। देखिए, आज तो हमने आपको ये लिख दिया, ये हमने जो समझाया है ये आपको ये लिखना है। ये अभी हमने आपको बता रहे, हमने लिखवाया क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही, जल मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो हम कहेंगे अविलंब से दूर हट जाएगी। क्वेश्चन है
कि जल में अंशतः डूबी हुई छड़, आधी डूबी हुई छड़ हमें मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो आप लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे? ABC एक छड़ है जिसका BC भाग जल में डूबा है। छड़ के सिरे C से चलने वाली किरण CM, जल आप देखिए प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही, तो आप जल वायु लिखेंगे। जल और वायु की सीमा पृष्ठ के बिंदु M पर, देखिए प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही, तो आप लिखेंगे जल वायु की सीमा के बिंदु M पर आपतित होती है और अभिलंब से दूर हटती हुई MX दिशा में मुड़ती हुई प्रेक्षक की आंख पर पहुंच जाती है। अगर प्रकाश की किरण वायु से जल में आ रही होती तो आप लिखते वायु जल सीमा के पृष्ठ, क्योंकि यहां पर प्रकाश की प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही है, तो आप लिखेंगे जल वायु सीमा पृष्ठ के बिंदु M पर, ये जल और वायु की सीमा है, ये लाइन सीमा है कि बिंदु M पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती हुई MX दिशा में मुड़ जाती है। इसी प्रकार छड़ के सिरे C से चलने वाली दूसरी किरण C, ये आप कारण लिख रहे हैं, कारण ऐसा लिखा जाता है। छड़ के सिरे C से चलने वाली किरण CN जल वायु सीमा पृष्ठ के बिंदु CN के बिंदु N पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती हुई NY दिशा में पहुंचती है। NY दिशा में इन अपवर्तित किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये अपवर्तित किरण, जो प्रेक्षक को अपवर्तित किरण हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रेक्षक को बिंदु C' पर दिखाई देता है और छड़ का BC भाग BC' स्थिति में प्रतीत होता है। छड़ का BC भाग प्रेक्षक को BC' की स्थिति में प्रतीत होता है। इसलिए छड़ पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ प्रेक्षक को मुड़ी हुई, यह प्रेक्षक को मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन का लिखना है आप, सबसे पहले आप नियम सीखिए। देखिए, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, कारण बताइए। आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, ये इतना हमने आपको लिख दिया, लिखेंगे नहीं, आगे चल के हम ये चित्र समझाएंगे, चित्र से आपको समझा देंगे। लिखा हुआ आपको जो हम समझाएंगे वो आपको हमारे व्हाट्सएप पे जो हम मैसेज करेंगे उस पर आप, उसमें से आप उतार लीजिए, क्योंकि इतना लिखेंगे तो बहुत परेशानी आती है। यहाँ देखिए, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, कारण बताइए। आप लिखेंगे छड़ ABC पानी में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। देखिए, छड़ ABC पानी में मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि छड़ के सिरे C से आने वाली किरण CM, देखिए छड़ के सिरे C से आने वाली किरण CM जल जो कि सघन माध्यम है से वायु जो कि छड़ के सिरे C से चलने वाली किरण कहाँ से जा रही है, जल से वायु में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अभिलंब से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हुई MX दिशा में, अभिलंब MX दिशा में चली जाती है। इसी प्रकार C से चलने वाली, देखिए C से चलने वाली दूसरी किरण CN, ये CN है, जल वायु सीमा पृष्ठ के जल से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हुई NY दिशा में मुड़ जाती है। देखिए, ये दूसरी किरण भी NY दिशा में मुड़ गई, अभिलंब से दूर हटती हुई NY दिशा में मुड़ गई। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये हमने पीछे की ओर बढ़ाने पर हमारी आँख में ये किरणें C' से आती हुई, देखिए हमारी आँख में ये किरणें ऐसा लग रहा है C' से आ रही हों, आती हुई प्रतीत होती हैं। और छड़ का भाग BC पानी में
जो BC भाग है ना, वो BC डैश की स्थिति में दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अतः क्षण बिंदु B पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे नहीं देना है, आपको चित्र बना के उसके समझाना है कि क्षण के सिरे C से चलने वाली किरण CM, अब आप जो कि जल से वायु में जा रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी और MX दिशा में जाएगी। दूसरी किरण CN, ये भी अभिलंब से दूर हटती हुई NY दिशा में चली जाएगी। इन अपवर्तित किरणों को पीछे क्यों बढ़ाएंगी, तो ये C डैश पर मिलती हैं और प्रेक्षक को क्षण का BC भाग BC डैश की स्थिति में दिखाई देता है। समझ में आया ना? आपको लिखने का तरीका सिखाया है हमने कि इस टाइप से इसका आंसर लिखा जाएगा। BC भाग BC डैश दिशा में की स्थिति में दिखाई देता है, जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इसलिए प्रेक्षक को क्षण बिंदु B पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। समझ में आया? ये हमने आपको लिखने का तरीका बताया है। हमने बार बार आपसे बोल रहे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, तो हम आपको उसके फोटो स्टेट लिखित दे देंगे और समझा देंगे। ये हम लिखेंगे नहीं, हम जैसे आपको समझाया है। कैसे समझाया हमने? जनरल भाषा में समझा जाता है। और लिखने का तरीका क्या होता है? पहले हमने आपको जो समझाया है आप उस पर गौर करिए, फिर लिखना कैसे चाहिए इसके लिए हमने आज आपको लिखित बताया। अगर आप मान लो हमसे कहेंगे इसको समझाइए, तो हम कहेंगे कि यहाँ देखिए एक क्षण ABC है, क्षण के बिंदु C से चलने वाली किरण CM, जो कि जल से जा रही है वायु में, तो जल से वायु यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटती हुई MX दिशा में मुड़ जाएगी। दूसरी किरण चला दीजिए, ये किरण है कि ये CN दिशा में चली जाएगी, और जो एक CN ये आपतित किरण है, अभिलंब से दूर हटेगी, NY दिशा में चल जाएगी। ऐसा बना के लिखा जाता है। ये किरणें पीछे की ओर, आपने अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये C के ठीक ऊपर C डैश पर मिल रही हैं, और प्रेक्षक को क्षण का BC भाग BC डैश की स्थिति में दिखाई देता है, जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसलिए क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे ना, एक दो बार जो हमने पहले, आप इसको जनरल समझिए। उसने कहा अभिलंब से दूर हटती है, तो आपको पता है ना, प्रकाश की किरण जल से वायु में जा रही, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो नियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? सघन माध्यम से, तो आप लिखेंगे क्षण के बिंदु C से, जो कि जल में स्थित है, से चलने वाली प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम वायु में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटती हुई प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है। इसी प्रकार दूसरी किरण भी अभिलंब से दूर हटती हुई प्रेक्षक की आंख पर पहुंचेगी। अपवर्तित किरणों को आप पीछे बढ़ा देंगे, तो ये C डैश पर मिलेंगी, जो C से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं आंसर। कोई ऐसे बना के आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक दो बार ये भाषा जरूर पढ़ना। ये भाषा हमने इसलिए आपको दी क्योंकि जब समझाने की भाषा और होती है और लिखने की भाषा और होती है। आप पहले इसको समझ लीजिए कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही, तो अभिलंब से दूर हटेगी, निश्चित है, जो लोग ही होगा। ठीक है ना? आप ये उतार लीजिए, आगे फिर देख रहे हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है, कारण बताइए कि द्रव में डूबा हुआ सिक्का, या आपने कभी अनुभव किया होगा कि पानी का गिलास, यदि आपकी जो टैंक है आपके घर में छोटा सा, उसमें डूबा है, आप लोग क्या करते हैं कि यदि बाएं करते ऐसे उसको उठाने के लिए कि यहाँ तक में आपका गिलास उठ जाएगा। आप जैसे ही उसमें पानी में आप हाथ डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपने सोचा था यहाँ तक डूबेगा हमारा हाथ, लेकिन हाथ डूब जाता है, यहाँ पे आपकी शर्ट गीली हो जाती। याद है ना आपको? ऐसा आपने अनुभव किया कि नहीं किया? वही क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। आपने ऐसा अनुभव किया
तो वही हम आपको कारण दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, कारण देने का तरीका वही है। आपने देखा हुआ चित्र में हमने ये छड़ मिटा दी, केवल ये छड़ थी ABC, ये छड़ ABC हमने सी बचने दिया, केवल इतना मिटा दिया। आपने ABC छड़ थी तो आपने C से प्रकाश की किरण चलाई थी। अब उसने ये कहा है कि कारण बताइए कि द्रव में यदि कोई सिक्का डूबा है, देखिए ये सिक्का डूबा है द्रव में, ये हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। देखिए, आप चित्र से इसका कारण दे सकते। अब सिक्का कहाँ है? जल में, सघन माध्यम में है। तो बताइए, सिक्के से जो प्रकाश की किरण चलेगी वो जल से चलेगी, सघन माध्यम से चलेगी, और अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ चली जाएगी? विरल माध्यम में चली जाएगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो निश्चित है अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि आपको पता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। सीधी सीधी तो बात है। यदि कोई प्रकाश की किरण, देखिए आप सिक्का रखा है आपका जल में, देखिए पहले अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया कि पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, हमने तो पानी में सिक्का उठाने के लिए हमने देखा इतना सा हाथ डालना पड़ेगा है, लेकिन जैसे हमने हाथ डाला तो इतना हमारा हाथ इतना डूब जाता है। क्यों? इसका कारण ये है कि सिक्का कहाँ है? जल में। सिक्के के बिंदु, सिक्के से चलने वाली किरण CM वो कहाँ से जा रही है? जल से जा रही है, जो कि सघन माध्यम में है। इस सिक्के से चलने वाली किरण CM जो कि सघन माध्यम से चल के आई है, जब जल और वायु की सीमा पर के बिंदु M पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर हटती हुई MX दिशा में मुड़ जाती है। वही भाषा तो लिखी है। आपने छड़ के बिंदु C से किरण चलाई थी, याद है ना? आपने छड़ के बिंदु C से किरण चलाई थी। यहाँ पे सिक्के से चलने वाली किरण CM जब जल से वायु में आपतित होती है, जल से आपतित होती है और वायु में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसी प्रकार आप दूसरी किरण चलाइए, ये भी जलवायु सीमा आपतित होगी और इसमें मुड़ जाएगी। जब इन अपवर्तित किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये अपवर्तित किरणें C' पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और प्रेक्षक को सिक्के की स्थिति C पर ना होकर C' पर दिखाई देती है, जो कि C से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसीलिए प्रेक्षक को सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, हमने आपको इसको ऐसे समझना है कि सिक्के के बिंदु C से चलने वाली किरण, सिक्के के बिंदु C से चलने वाली किरण, सिक्के के बिंदु C से चलने वाली किरण जो कि जल में स्थित है, जल से वायु में जाएगी अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती हुई MX दिशा में मुड़ जाएगी। इसी प्रकार सिक्के से चलने वाली दूसरी किरण CN, ये भी जल से वायु में जाएगी और अभिलंब से दूर हटती हुई NY दिशा में मुड़ जाएगी। इन किरणों को आप, अपवर्तित किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रेक्षक को बिंदु C, सिक्का C' पर प्रतीत होता है, जो कि थोड़ा सा C से ऊपर होता है। इसलिए प्रेक्षक को सिक्का पानी में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। देखिए, हमने भाषा थोड़ी सी चेंज कर दी। अभी अपने जो आपने छड़ वाला क्वेश्चन लिखा था ना, उसी छड़ वाले क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी चेंज कर दी है। एक बीकर लिया, हमने बता दिया कि ये बीकर है, इसमें जल भरा है, बिंदु C पर सिक्का रखा हुआ है। सिक्के के बिंदु C से चलने वाली किरण जो कि चलने वाली किरण CM जो कि जल सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में आपतित होती है तो अभिलंब से दूर हटती हुई MX दिशा में चली जाती है। इसी प्रकार
सी से चलने वाली दूसरी किरण Cn जल से वायु में जाने पर अविलंब से दूर हटती हुई n दिशाएं अपवर्तित हो जाती है। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें हमारी आँख में C' से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो बस यहाँ से आप थोड़ा सा मिटा देंगे। C' से आती हुई प्रतीत, वही छड़ वाले क्वेश्चन को हमने छड़ वाले क्वेश्चन के एक दो लाइन सुधार दी है, कुछ नहीं किया हमने। आप पढ़ने का तरीका देखिए, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको तो नियम है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अविलंब से दूर हटेगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम अविलंब से दूर हटती हुई, यदि दूसरी किरण चला लो तो इनको अपवर्तित किरणों को मिलवा दो इसके ऊपर, C' से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि आप लिखेंगे जो कि सिक्के की स्थिति प्रारंभिक स्थिति, सिक्के की प्रारंभिक स्थिति C से थोड़ा ऊंचा होता है। बताइए C' C से थोड़ा सा ऊंचा है कि नहीं? इसीलिए द्रव में डूबा हुआ सिक्का, द्रव में डूबा हुआ सिक्का प्रेक्षक को ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। देखिए, ऐसे आप बना के कारण लिखिए, रटने का प्रयास नहीं करिए। बना के लिखे जाते हैं ऐसे कि आप, लेकिन ऐसे नहीं बना के आपके पास नियम भी तो होना चाहिए। सिक्का पानी में डला है, पानी से प्रकाशित किरण वायु में जा रही है, अविलंब से दूर हटेगी। आप बना के लिखें तो आप लॉजिक भी तो ध्यान रखिए कि आप बिना लॉजिक के आप करते जाएंगे क्या। इसलिए आप नियम को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। ये अब हम जो भी आपको क्वेश्चन कारण बताओ का लिखवाएंगे वो हम आपको समझा देंगे हम, लेकिन इसकी भाषा कैसे लिखी जाती है, आप इस भाषा को एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आप लिखना सीख जाएंगे। आप जब इसको आप कहेंगे कि ये बीकर है, इसमें पानी भरा है, बिंदु सी पे सिक्का है जो कि जल में स्थित है, सिक्के से चलने वाली किरण जो कि जल से जाएगी, जो कि सघन माध्यम है, और जब वायु में जाएगी विरल माध्यम में अविलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। आपको ऐसे समझाना है। आपको किताब को नहीं रटना है कि आप किताब का एक एक अक्षर रटने लगे, सिर हिला के आप ऐसे ऐसे याद करने लगते हैं। समझ के पढ़ना है। फिजिक्स कभी भी याद नहीं की जाती है, फिजिक्स कभी याद नहीं करना चाहिए। आपको पहले नियम तो पता हो कि सघन से विरल में जाएगी, आप खुद कहेंगे कि Cm जो कि जल से वायु में जा रही है अविलंब से दूर हट जाएगी, सघन से विरल में जा रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने लेकिन आपको नियम बताया कि आप ये जरूर याद रखिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब की झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी अविलंब से दूर हट जाएगी। ये आप जरूर याद रखिए। समझ में आया? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आप अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे आप लिख लेंगे। आगे से जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको समझा देंगे यहाँ पे, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने 10th का बनाया है, लड़कों का लड़कियों का, उसमें आप जुड़िए। आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको हम इसका जो लिखा हुआ है वो हम कॉपी पे लिख के आपको भेज देंगे। आप उससे आप अपने उसमें
जो फेयर कॉपी बना रहे हैं उसमें उतारिए, क्योंकि भाषा अच्छी होना चाहिए। समझने की भाषा कुछ और होती है, लिखने की भाषा कुछ और होती है। समझने की भाषा, आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं, आपने कोई भी रामायण पढ़ी, उन्होंने कहा ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन आप जब लिखेंगे तो उसका सार ऐसा झलकना चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में लगे कि आप पढ़े लिखे हो, आपने आंसर ऐसे दिया। थोड़ी सी लिखने की भाषा, इसलिए हमने जो लिख के दिया है आपको, आप इसको जरूर पढ़िए। एक दो बार यदि आपने इसको पढ़ लिया, फिर आपने इसको लिखा, आप नियम जानने लगे, आप हमसे अच्छा लिखने लगेंगे। समझ में आई ना? भाषा अपने आप बनाई जाती है, भाषा समझ के, लेकिन रूल जो नियम है उन्हें आप ध्यान रखिए। आपका पार्ट 3 यहीं समाप्त हो जाता है। पार्ट 4 में इसी अपवर्तन को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा बहुत अपवर्तन। अब आप ये नहीं बोल दीजिए कि आप आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग सिलेबस देख रहे हैं आजकल, उनका केवल काम है पढ़ना लिखना नहीं, सिलेबस से ज़्यादा हमने कहाँ पढ़ा दिया सर, ये सिलेबस में नहीं है। अरे थोड़ा बहुत हम सिलेबस को पार करेंगे। सिलेबस में इस साल नहीं है ना, इस साल नहीं है सिलेबस में। और बोर्ड वालों की आप समझ लीजिए, बोर्ड वालों को तो होश ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। जिस दिन पेपर बनाएंगे उस दिन वो सुपरस्टार बन जाएंगे मास्टर। उन्हें नहीं पता होगा सिलेबस क्या है, जो चाहे क्वेश्चन। और आप लोगों के जो गांव देहात के क्षेत्र में जब क्वेश्चन पहुंचता है तो ललितपुर वाले जे और भी क्या हो गया, एक आध नंबर का छूट गया, छूट जाने दो। अरे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कैसे छूट गया? आप अगली साल भी आप क्रांतिक कोण सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ा देंगे। आप कहेंगे लो आपने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया। हम कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको तो सिलेबस देखना ना। बहुत बड़े पढ़ने वाले बन गए आप लोग, सिलेबस देख के पढ़ते हो, ठीक है ना? जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी पे गौर करिए। हमारी ज़िंदगी निकल गई, आप पहली बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। समझ में आई ना? है पता है यूपी बोर्ड वाले कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे आउट ऑफ सिलेबस डाल देते हैं, और बच्चों पर दोष होता कि इतना पेपर में नंबर पूरे क्यों नहीं आए। इसलिए थोड़ा सा अगर मान लो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए तो उसमें सिलेबस नहीं देखिए आप, समझ में ज़्यादा होशियार नहीं बनिए। उतार लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, अगली हम जो आपको क्या समझाएंगे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। धन्यवाद। उतारिए।